अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि नाम है अमीनो एसिड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें अमीनो ग्रुप और एसिड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कार्बन से अटैच्ड रहते हैं, सेम कार्बन से अटैच रहते हैं, और उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। इसीलिए कभी कभी अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड कहा जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें अमीनो ग्रुप और एसिड ग्रुप सेम कार्बन एटम से अटैच रहते हैं, इसलिए इनको अल्फा अमीनो एसिड भी कहा जाता है। तो हम लोग अमीनो एसिड पढ़ रहे हैं। अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है मतलब ये भी एक बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है। और अमीनो एसिड में दो ग्रुप्स होते हैं, अमीनो ग्रुप और एसिड ग्रुप। अमीनो ग्रुप मतलब NH2 और एसिड ग्रुप, एसिड ग्रुप या एसिडिक ग्रुप जिसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं, COOH। आप लोग ये सुने होंगे, देखे भी होंगे, जानते भी होंगे। तो अमीनो एसिड के नाम में जो अमीनो और एसिड शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि इसमें एक अमीनो ग्रुप भी होता है और एसिड ग्रुप भी होता है, ठीक है। और अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड कब कहेंगे? जब एक ही कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच हो यानी एसिड ग्रुप भी अटैच हो और उसी कार्बन से NH2 ग्रुप भी अटैच हो, और बाकी कार्बन की आपको मालूम है 4 वैलेंसीज होती हैं, तो बाकी इन दोनों जो वैलेंसीज हैं पर कोई दूसरे ग्रुप अटैच हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक कार्बन पर जब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप अटैच रहता है तो इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। यानी अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन है? एक ऐसा कार्बन जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन के बाद वाला कार्बन हो। तो केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन जो है वो कार्बन होता है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के यानी एसिड ग्रुप के कार्बन के बाद का पहला कार्बन है, तो इसको अल्फा कार्बन कहेंगे। और इस अल्फा कार्बन से अटैच है क्या? अमीनो ग्रुप। तो जो अल्फा कार्बन है उसके एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरी तरफ अमीनो ग्रुप होता है, यानी एक ही कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच्ड है और अमीनो ग्रुप भी अटैच्ड है, तो इसको कहा जाता है अल्फा अमीनो एसिड। अब इधर कोई भी ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप आप इमेजिन कर सकते हैं फिलहाल अभी। तो अमीनो एसिड किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये आपको समझाया जा रहा है। तो अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और ये जो दोनों ग्रुप होते हैं ये सेम कार्बन से अटैच होते हैं, तो ऐसे अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड कहा जाता है। एनसीईआरटी में अल्फा अमीनो एसिड का जिक्र है और इनको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स कहा जाता है। तो एनसीईआरटी बुक ने लिखा है कि अमीनो ग्रुप एंड एसिड ग्रुप्स आर अटैच्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ग्रुप्स। वो आगे समझाएंगे कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का क्या मतलब होता है। अच्छा, यदि ऐसा केस भी आ सकता है, अगर आप देखें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन है उसके बाद एक और कार्बन बना दें और इससे अमीनो ग्रुप अटैच कर दें, तो क्या इसको अमीनो एसिड नहीं कहेंगे? इसको भी कहेंगे अमीनो एसिड, क्योंकि इस कंपाउंड में भी आप देखेंगे एक अमीनो ग्रुप है और दूसरा एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये भी अमीनो एसिड हुआ, ये भी अमीनो एसिड हुआ, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यहां पर आप देख रहे हैं कि ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, और इसके बाद वाला जो कार्बन होता है उसको बीटा कार्बन कहा जाता है।
तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद जो इमीडिएट जो कार्बन आता है पहला कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन, इसके बाद जो कार्बन आता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। और यहां पर आप ये नहीं कहेंगे कि सेम कार्बन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच है यानी एसिडिक ग्रुप भी अटैच है और अमीनो ग्रुप भी अटैच है। यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक कार्बन से अटैच है और अमीनो ग्रुप दूसरे कार्बन से अटैच है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्फा कार्बन से अटैच है और अमीनो ग्रुप बीटा कार्बन से अटैच है तो इसको बीटा अमीनो एसिड कहा जाता है। यानी कि हमें ये देखना है कि अमीनो ग्रुप किस कार्बन से अटैच है। अगर आप देखें कि पहले वाले केस में जो अमीनो ग्रुप है वो अल्फा कार्बन से अटैच है और अल्फा कार्बन किसको कहते हैं, कार्बोक्सिलिक कार्बन यानी जो एसिड ग्रुप का जो कार्बन है उसके बाद जो कार्बन आता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं और अमीनो ग्रुप इसी अल्फा कार्बन से अटैच है तो इसको कहा जाएगा अल्फा अमीनो एसिड। तो ये अल्फा अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले केस में आप देख रहे हैं जो अमीनो ग्रुप है वो बीटा कार्बन से अटैच है और बीटा कार्बन कौन सा कार्बन होता है, जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है उसके बाद अल्फा कार्बन आया और उसके बाद जो कार्बन आएगा उसको बीटा कार्बन कहेंगे। तो ये जो अमीनो एसिड होगा वो इसको कहेंगे बीटा अमीनो एसिड। ये आपको ध्यान रखना है कि अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है और बीटा अमीनो एसिड क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से गामा अमीनो एसिड भी होता है। अब वहां पर आप क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाएंगे, फिर अल्फा कार्बन बनाएंगे, फिर बीटा कार्बन बनाएंगे और उसके बाद एक और कार्बन लगा देंगे। यानी वहां पर कार्बोक्सिलिक कार्बन के अलावा 3 कार्बन और आगे जोड़ देंगे, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। और जब उससे अमीनो एसिड आप अटैच करेंगे तो उसको बोल देंगे गामा अमीनो एसिड। तो यहाँ पर एक तीसरे तरह का भी आपको अमीनो एसिड का जिक्र किया जा रहा है। इसमें कार्बोक्सिलिक कार्बन हो गया, इसके बाद ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन, ठीक है। और इस गामा कार्बन से फिर आपने अमीनो ग्रुप को अटैच कर दिया। तो इस तरह के अमीनो एसिड को आप क्या कहेंगे, गामा अमीनो एसिड कहेंगे, बिकॉज दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन एंड दिस इज गामा कार्बन। तो अल्टीमेटली आप इस नतीजे पर पहुंचे कि अमीनो एसिड जो 3 तरह के होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड, एनसीईआरटी बुक में तो सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड का जिक्र किया, तो ऐसा लगता है कि सारे अमीनो एसिड अल्फा ही होते होंगे। तो इसको क्लियर करने के लिए हमने आपको बताया है कि सेल में, बॉडी के अंदर 3 तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड एंड गामा अमीनो एसिड। एनसीईआरटी बुक में अल्फा अमीनो एसिड का जिक्र है। तो ये जो अमीनो एसिड हुआ इसको आप कहेंगे गामा अमीनो एसिड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अमीनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप या एसिडिक ग्रुप होता है और ये दोनों ग्रुप सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे। अब अगर अल्फा अमीनो एसिड होगा तो सेम कार्बन पर अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच रहेंगे, उस कार्बन को अल्फा अमीनो एसिड कहेंगे। यही एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो अल्फा अमीनो एसिड होता है यही प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेता है। देखिए हमारे बॉडी में अल्फा अमीनो एसिड भी है, बीटा अमीनो एसिड भी है, गामा अमीनो एसिड भी है, लेकिन जो अल्फा अमीनो एसिड होता है यही प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेता है। यानी हमारे बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं उनमें जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो सब अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। आपको मालूम है प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, मैक्रो बायो मॉलिक्यूल है या बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है और ये पॉलीमर है, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड से मिल करके बनता है। तो पहले तो आप ये मेंशन कर लेंगे कि प्रोटीन क्या होते हैं, तो आप लिख लेंगे प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ करके
क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। तो मान लीजिए ये एक प्रोटीन है, ठीक, ये एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन के निर्माण में आप देख रहे हैं बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। तो अमीनो एसिड की चेन होती है और जब बहुत सारे यूनिट्स मिलकर के कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो हमने जब लिखा कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, तो इसका मतलब हुआ कि प्रोटीन एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं होते हैं और हर प्रोटीन मॉलिक्यूल में बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं। और जो प्रोटीन में अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। पूछ सकता है कि कौन सा अमीनो एसिड प्रोटीन बनाता है? एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है, तो अल्फा अमीनो, ये वाले अमीनो एसिड। तो जो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं वो होते हैं अल्फा अमीनो एसिड, यानी अल्फा अमीनो एसिड टेक पार्ट इन प्रोटीन फॉर्मेशन, टेक पार्ट इन प्रोटीन फॉर्मेशन। तो प्रोटीन फॉर्मेशन में अल्फा अमीनो एसिड हिस्सा लेते हैं, ठीक। तो हम लोगों को बीटा अमीनो एसिड और गामा अमीनो एसिड के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को अल्फा अमीनो एसिड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी बुक में मेंशन है कि ये जो अल्फा अमीनो एसिड होता है ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है, ठीक है। तो अल्फा अमीनो एसिड जो होता है वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अगर आप मीथेन का स्ट्रक्चर जानते होंगे तो आप आसानी से इस चीज को समझ पाएंगे। तो अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं? ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। मीथेन में आपको मालूम है 4 हाइड्रोजन होता है, CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला। तो आप देखेंगे कि मीथेन में 4 हाइड्रोजन होता है और इनमें से एक हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, मतलब अदला बदल जाता है, यानी एक हाइड्रोजन के जगह पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, COH ग्रुप आ गया। दूसरे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और उसके जगह पर NH2 ग्रुप लेते आइए। तो यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूशन हुआ तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया और एक क्या आ गया? अमीनो ग्रुप आ गया। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसके जगह पर एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा ग्रुप लेते आइए जिसको R ग्रुप कहते हैं, वेरिएबल ग्रुप कहते हैं। तो हम यहाँ R लिख देते हैं, एनसीईआरटी बुक में भी R लिखा हुआ है। R मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ मिथाइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना, फिनाइल ग्रुप हो सकता है, बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन ही ऐसे पड़ा रह सकता है। तो यहाँ पर जो है R ग्रुप आप ले आ सकते हैं, R मतलब वेरिएबल ग्रुप यहाँ पर ले आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मीथेन का जो कार्बन है, अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, COOH आ गया, तो COH आने के बाद इससे अटैच जो पहला कार्बन होगा वो यही होगा। तो उसको कौन सा कार्बन कहेंगे? अल्फा। क्योंकि आपको मालूम है कि कार्बोक्सिलिक कार्बन से अटैच जो पहला कार्बन होता है वो क्या है? अल्फा। तो जब यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया तो ये पहला कार्बन आया, उसके बगल में इसको अल्फा कार्बन कहेंगे और इससे जब अमीनो ग्रुप जुड़ेगा तो ये हो जाएगा अल्फा अमीनो एसिड। और यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी बुक लिखती है कि अमीनो एसिड में 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक में जो चीज लिखी है वो तो हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा। तो 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं अल्फा अमीनो एसिड में, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड में। इसमें जो 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में एक हाइड्रोजन होता है, एक R ग्रुप होता है, देखिए एक हाइड्रोजन हो गया, एक R ग्रुप हो गया, ठीक, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, COH ग्रुप एसिडिक ग्रुप, और एक अमीनो ग्रुप हो गया यानी NH2 ग्रुप हो गया। तो अगर आप जनरल स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का देखें तो यही होगा कि ये कार्बन है, ये COH है, ये NH2 है, ये H है और ये क्या है? R।
तो ये हो गया अल्फा अमीनो एसिड, यानी 4 हाइड्रोजन है मीथेन में, तो उसमें से 3 हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दीजिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, आर ग्रुप से और अमीनो ग्रुप से, और एक हाइड्रोजन को एज इट इज रहने दीजिए, उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। तो कई स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा रहता है कि मीथेन जो अमीनो एसिड होता है, या खासकर अल्फा अमीनो एसिड, वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है, यानी ये हाइड्रोजन थोड़ी ना सब्स्टिट्यूट हुआ है मीथेन का। आप देखिए मीथेन में जो कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक कार्बन आया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया, इस वाले हाइड्रोजन के जगह पर आर ग्रुप आया, और इस वाले हाइड्रोजन के जगह पर अमीनो ग्रुप आया, तो 3 ही ना सब्स्टिट्यूशन हुआ। ये हाइड्रोजन तो एज इट इज है, ये हाइड्रोजन सारे अमीनो एसिड में ऐसे, अल्फा अमीनो एसिड में ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो सब्स्टिट्यूशन कितने जगह हुआ? मीथेन के 4 हाइड्रोजन में से 3 ही ना रिप्लेस हुए, 3 ही तो हटे। एक हाइड्रोजन हटा तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया, दूसरा हाइड्रोजन हटा तो अमीनो ग्रुप आया, और तीसरा हाइड्रोजन हटा तो आर ग्रुप आया। तो इन जनरल मीथेन ट्राई सब्स्टिट्यूशन दिखाए ना, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मीथेन हुआ ना अल्फा अमीनो एसिड, तो उसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स एनसीईआरटी बुक लिखती है, यानी इसको भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मानती है। तो एनसीईआरटी बुक में लिखा है, तो हमने भी लिख दिया है कि 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं अल्फा अमीनो एसिड में, इसमें हाइड्रोजन, आर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप। ये हाइड्रोजन तो पहले भी मौजूद था मीथेन में, तो इसका तो सब्स्टिट्यूशन हुआ नहीं, तो इसको क्यों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखा जाए? तो यहां पर एक थोड़ा सा मेरा मतभेद है एनसीईआरटी बुक से। तो ये 4 सब्स्टिट्यूएंट के जगह पर हम 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कह सकते हैं। एनसीईआरटी बुक ने 4 लिखा है, तो हमने भी यहाँ 4 आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन कायदे से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होता है अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड जो होते हैं वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं, ये आप मेंशन कर लीजिएगा। यानी कि जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, दीज आर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ठीक है। यानी 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं। और जो 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप और एक आर ग्रुप, दैट्स ऑल। और जबकि एनसीईआरटी बुक में, मैं फिर से रिवाइज करा दूं, जबकि एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि अल्फा अमीनो एसिड में 4 सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। और 4 सब्स्टिट्यूएंट्स में हाइड्रोजन एक सब्स्टिट्यूएंट है, आर ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट है, और अमीनो ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये हो गया कि प्रोटीन अमीनो एसिड के चेन होते हैं, और हर अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेता है वो अल्फा अमीनो एसिड होता है, ठीक है। और अल्फा अमीनो एसिड जो होते हैं वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं कायदे से, ठीक। और उसमें एक अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, और एक आर ग्रुप होता है, और एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है। 4 ग्रुप होते हैं, और ये मीथेन से बनते हैं। मतलब अगर मीथेन का स्ट्रक्चर देखें और अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें, तो आपको मात्र यही अंतर दिखेगा कि 3 हाइड्रोजन जो मीथेन के थे उनके जगह 3 अलग अलग ग्रुप आ गए हैं, और एक हाइड्रोजन एज इट इज पड़ा हुआ है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड्स। मतलब ये हुआ कि अमीनो एसिड में जो आर ग्रुप होता है वो वेरिएबल ग्रुप होता है। अलग अलग अमीनो एसिड में आर जो होगा वो अलग अलग ग्रुप होगा। तो एनसीईआरटी बुक ने मेंशन किया है कि आर ग्रुप के आधार पर अलग अलग अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपको स्ट्रक्चर पता है अल्फा अमीनो एसिड का, कि इसमें कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये अमीनो ग्रुप है, और ये है आर ग्रुप। तो ये जो आर ग्रुप होता है इसको वेरिएबल ग्रुप कहा जाता है। इसलिए वेरिएबल ग्रुप कहा जाता है क्योंकि यही अलग अलग अमीनो एसिड में अलग अलग होता है, ठीक। तो आर ग्रुप के आधार पर ही एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से डिफर करता है। यानी 2 अमीनो एसिड में, 2 अल्फा अमीनो एसिड में जो अंतर होता है उसमें सिर्फ आर ग्रुप का अंतर होता है। सभी अल्फा अमीनो एसिड में ये 3 ग्रुप सेम होते हैं, एक अमीनो ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। लेकिन जो उनका आर ग्रुप होगा वो वेरी करेगा, ठीक। तो अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं
अल्फा अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो किस बेसिस पर आप बताएंगे? तो आप बोलेंगे आर ग्रुप के आधार पर। इसीलिए इसका नाम पड़ा है वेरिएबल ग्रुप, बिकॉज इट डिफर इन डिफरेंट अमीनो एसिड, इट इज वेरिएबल इन डिफरेंट अमीनो एसिड्स, ठीक है। और तो इस तरह से अमीनो एसिड जो होते हैं वो मेनी टाइप्स के होते हैं। तो अल्फा अमीनो एसिड इज ऑफ मेनी टाइप्स डिपेंडिंग ऑन आर ग्रुप, और इसीलिए आर ग्रुप को क्या कहते हैं? वेरिएबल ग्रुप कहते हैं। इसका मतलब टू डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन आर ग्रुप। इसका मतलब यही हुआ। तो टू अल्फा अमीनो एसिड, एनी टू डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड differ from each other in R group, ये मतलब हुआ इसका। और प्रोटीन के निर्माण में जो डिफरेंट अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं उनकी कुल संख्या 21 होती है, यानी 21 अल्फा अमीनो एसिड, डिफरेंट अल्फा, ठीक है। तो 21 डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स, 21 डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में कितने डिफरेंट टाइप के अल्फा अमीनो एसिड हिस्सा लेते हैं? तो आप कहेंगे 21, यानी 21 डिफरेंट टाइप्स के अल्फा अमीनो एसिड हिस्सा लेते हैं प्रोटीन के निर्माण में। यानी हम अपने बॉडी की अगर कोई प्रोटीन को निकाल करके उसको देखें कि उसमें कौन कौन से या कितने तरह के अमीनो एसिड हैं, तो आपको उसमें अधिकतम 21 टाइप्स के अमीनो एसिड मिलेंगे। एनसीईआरटी बुक ने बताया है कि प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड, कितने टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं? तो 21 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। और सेम अमीनो एसिड की कई रिपीटिशन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये बात आप समझिएगा। तो ये हो गया कि एक प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड हिस्सा लेते हैं, कितने टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड तो एक प्रोटीन में हजारों हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन अगर मान लो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में 1000 अमीनो एसिड है तो उसमें 21 टाइप्स के अमीनो एसिड मिलेंगे आपको, और कई अमीनो एसिड की कई कॉपीज भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो ये बात को ध्यान से समझिएगा। तो जब कोई प्रोटीन बनता है तो ये मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, ये अमीनो एसिड से अलग अलग, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये अमीनो एसिड एक टाइप का है, ये अमीनो एसिड दूसरे टाइप का है, ये अमीनो एसिड मान लो तीसरे टाइप का है। तो ऐसे 21 टाइप्स के अमीनो एसिड होंगे। यहाँ कितने टाइप्स के दिख रहे हैं? एक ये अलग टाइप दिख रहा है, ये अलग टाइप दिख रहा है, ये अलग टाइप दिख रहा है, यहाँ 3 ही टाइप दिख रहा है। ऐसे कितने टाइप के होंगे? 21 टाइप्स के होंगे। तो ये मान लीजिए अमीनो एसिड चेन है, यानी ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, बहुत बड़ा, और इसको आप दिखा रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि सेम टाइप ऑफ अमीनो एसिड की कई कॉपीज भी हो सकती है। अब जैसे देखिए, ये जो अमीनो एसिड का टाइप है इसका एक और कॉपी मिल रहा है, यानी रिपीटिशन भी हो सकता है। ये वाला अमीनो एसिड फिर से रिपीट हो गया, ये वाला अमीनो एसिड फिर से रिपीट हो गया। तो अमीनो एसिड कुल जो डिफरेंट टाइप्स के होंगे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेंगे वो होंगे 21। अब अमीनो एसिड चेन अगर बहुत लंबी है और उसमें आप मान लीजिए कि 1000 अमीनो एसिड है, तो 1000 अमीनो एसिड में 1000 तरह के तो अमीनो एसिड होंगे नहीं, 1000 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड तो है नहीं, है तो 21 टाइप्स के ही। तो कई की उसमें रिपीटिशन भी तो होगी। तो यही होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक प्रोटीन के फॉर्मेशन में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं? 21। मैं क्यों यहाँ बार बार 21 कर रहा हूँ? क्योंकि ज्यादातर बुक्स में, इवन एनसीईआरटी बुक में जो पीछे समरी दी गई है, वहां भी आपको कहीं ना कहीं, और इसको छोड़िए, जितने भी स्टैंडर्ड बुक हैं, ज्यादातर बड़ी क्लासेस की किताब हैं, उसमें वहां मेंशन करता है कि 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। तो जो आप 21 लिख रहे हैं
वो कई किताबों में आपको 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड मिलेंगे, ठीक है ना, प्रोटीन निर्माण में हिस्सा लेने के लिए ये किताबों में मेंशन किया गया है। तो बहरहाल एनसीईआरटी बुक ने 21 का जिक्र किया है, तो आप भी 21 का ही याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये जो डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं ये आर ग्रुप पर डिपेंड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट अमीनो एसिड का नाम एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, उनका स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। एक अमीनो एसिड का नाम है अल्फा अमीनो एसिड में मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। ग्लाइसिन, ठीक है, दूसरा है एलेनिन और तीसरा है सेरीन, ठीक है। अब ये जो तीनों अमीनो एसिड होते हैं इसमें ध्यान रखिएगा कि तीनों का बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा। क्या बेसिक स्ट्रक्चर है? इसमें एक मीथेन वाला जो कार्बन है वो रहेगा, इसमें एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके COH आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके NH2 आ जाएगा, तीसरा हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, और ये जो चौथा हाइड्रोजन है यही अलग अलग ग्रुप से सब्स्टिट्यूट होगा, इसी को R ग्रुप कहेंगे। तो ये मान लीजिए R ग्रुप है, ठीक। तो अगर इस R ग्रुप में अगर यहां पर हाइड्रोजन ही रह गया, मतलब इस R की जगह पर अगर हाइड्रोजन रख देंगे तो यानी इस कार्बन के इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन आ गया, तो ये ग्लाइसिन हो गया। यानी अगर आप ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाएं तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होगा NH2 COH, इधर इस कार्बन के इधर NH2, इस कार्बन के इधर COH, ये हाइड्रोजन पहले से ही मौजूद था और ये भी हाइड्रोजन एज इट इज। यानी ग्लाइसिन नाम का जो अमीनो एसिड होता है इसमें मीथेन के 4 हाइड्रोजन में से सिर्फ 2 हाइड्रोजन का ही सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक। एक हाइड्रोजन गया उसके जगह NH2 आया, दूसरा हाइड्रोजन गया उसके जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया, और इसके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। तो एक तरह से ग्लाइसिन सभी अल्फा अमीनो एसिड में अकेला ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें केवल 2 सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना, जिसको हम R ग्रुप कहते हैं। मान लेते हैं कि इसका एक हाइड्रोजन जो है वो ही R ग्रुप है, ठीक, लेकिन वो वास्तव में वो कहीं से सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, वो तो पहले भी वहीं मौजूद था, और ये हाइड्रोजन तो सभी अमीनो एसिड में रहेगा एज इट इज। तो ग्लाइसिन में R के जगह पर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है किसका है? ग्लाइसिन का है। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर एलेनिन की बात करें, एलेनिन में क्या होगा? ये हो गया हाइड्रोजन आ गया, एलेनिन में मिथाइल ग्रुप आता है। कौन सा ग्रुप आता है? मिथाइल, CH3 ग्रुप। मिथाइल को क्या बोलते हैं? CH3 ग्रुप, ये ध्यान रखिएगा। तो एलेनिन में R की जगह पर CH3 ग्रुप होगा। R जो होगा एलेनिन में वो कौन सा ग्रुप होगा? CH3। तो यहां पर CH3 ग्रुप अगर आ गया, इसके जगह पर CH3 लिख दीजिएगा, बाकी ये तीनों जो ग्रुप्स हैं वो सेम है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, तो वो एलेनिन हो जाएगा। यानी एलेनिन का स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो कार्बन के एक तरफ COH, एक तरफ NH2, एक तरफ H, और इधर क्या कर देंगे? CH3। तो आपने यहां CH3 कर दिया और ये स्ट्रक्चर हो गया एलेनिन नाम के अमीनो एसिड का। तो ग्लाइसिन और एलेनिन। तो एलेनिन जो है वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, लेकिन ग्लाइसिन क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। यहाँ पर केवल 2 ही सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूशन हुआ है, जो कि ग्लाइसिन को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी अल्फा अमीनो एसिड होते हैं उसमें 3 सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। एनसीईआरटी बुक ने तो 4 सब्स्टिट्यूशंस का बात किया है, 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की बात की है, मतलब इस हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूएंट मान लिया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और अब बात करते हैं सेरीन की। सेरीन में मिथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। देखिए मिथाइल का तो फॉर्मूला ये है CH3, और जब हम इसको मिथाइल हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट करेंगे तो अब आप देखिए इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है कि नहीं है? तभी तो मिथाइल ग्रुप है। ये वाला बॉन्ड जो है वो इससे अटैच हो जाएगा, तो ये मिथाइल ग्रुप है CH3। अगर हम मिथाइल हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको अगर हम मिथाइल हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा करके OH ले आते हैं, तो अब ये बन जाएगा CH2OH।
डैश, ठीक, बाई CH2 और ये OH, तो CH2OH। तो सेरीन में मिथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, यानी इसमें OH यानी अल्कोहल ग्रुप आ जाता है। तो सेरीन जो होता है उसमें मिथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाता है, ठीक है, सेरीन में। तो अगर R के जगह पर CH2OH ग्रुप आ गया तो इसको अब आप सेरीन कह देंगे। तो आप देखें अगर हाइड्रोजन आया तो ग्लाइसिन है R के जगह पर, अगर R के जगह पर मिथाइल ग्रुप आ गया तो एलेनिन हो गया, और जब R के जगह पर CH2H आ गया तो सेरीन हो गया। तो आप जब सेरीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, आप जब सेरीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये NH2 ग्रुप और यहाँ CH2OH ग्रुप, इसको बोलेंगे सेरीन। तो इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप के अल्फा अमीनो एसिड में क्या डिफरेंस दिख रहा है वो थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा। आप देखें चाहे वो ग्लाइसिन हो, उसमें ये जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो एलेनिन हो या सेरीन हो या कोई भी अल्फा अमीनो एसिड होगा, इतना सेम होगा। समझ में आया? आप देखिए NH2 H COH C, ये देख रहे हैं सेम है, उसी तरह से ये भी सेम है। तो जितने भी अमीनो एसिड आप देखेंगे उसमें R को छोड़ करके बाकी सब क्या होता है, सेम होता है। ग्लाइसिन में भी देखो RH हो गया, एलेनिन में भी R क्या हो गया, CH3 हो गया, ठीक, और सेरीन में R क्या हो गया, CH2OH हो गया, R क्या हो गया, CH2OH हो गया। और यहां भी आप देख रहे हैं कि ये पोर्शन क्या है, सेम है। तो चाहे ग्लाइसिन हो, सेरीन हो या एलेनिन हो, इसमें R को छोड़ करके बाकी सब पोर्शन क्या है, सेम है, ठीक। तो यहां पर सारे अल्फा अमीनो एसिड में सिमिलरिटी होगी, सिर्फ उनका R ग्रुप वेरी करेगा। यही मुझे आपको समझाना था, ठीक है। तो ये हो गया अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ, जो कि एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है, ठीक है। और अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो अमीनो एसिड की केमिकल और फिजिकल नेचर होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। इसमें जो तीन ग्रुप्स होते हैं मेन, उन्हीं पर डिपेंड करती है। तो अमीनो एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड R ग्रुप। तो लिख लीजिए द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, इज इसेंशियली द प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एसिडिक ग्रुप एंड वेरिएबल ग्रुप और R ग्रुप। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो द केमिकल एंड फिजिकल properties of alpha amino acid essentially is the property of भाई उसमें जो ग्रुप होंगे उन्हीं की प्रॉपर्टी दिखाएगा अमीनो एसिड। इज द प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड R ग्रुप्स, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है। अमीनो ग्रुप इज आल्सो अ फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज आल्सो अ फंक्शनल ग्रुप, R तो फंक्शनल ग्रुप है ही। तो एक अमीनो एसिड में कितने फंक्शनल ग्रुप, R को, हाइड्रोजन को कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं कहा जाता, हाइड्रोजन एक इनएक्टिव ग्रुप माना जाता है। तो अमीनो एसिड में कितने फंक्शनल ग्रुप हुए, एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक R ग्रुप। अगर यहाँ मिथाइल ग्रुप आ गया तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, CH2OH आ गया यानी अल्कोहल आ गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अगर यहाँ पर कोई एरोमेटिक रिंग आ जाएगी तो वो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक अमीनो एसिड में कितने फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, ग्लाइसिन को छोड़ करके। ग्लाइसिन में तो 2 हाइड्रोजन है, तो फंक्शनल ग्रुप खाली अमीनो होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। लेकिन ग्लाइसिन के अलावा बाकी जितने जो अमीनो एसिड होंगे उसमें 3 फंक्शनल ग्रुप होंगे, और उसी के बिना पर अमीनो एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन होगी। तो सारे अमीनो एसिड का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो
कुछ हद तक सेम होता है और कुछ डिफरेंट भी होता है। सेम किस आधार पर होगा? क्योंकि सारे अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये दो फंक्शनल ग्रुप तो सारे अमीनो एसिड में सेम होंगे। लेकिन जो आर ग्रुप होगा यानी जो वेरिएबल ग्रुप होगा वो तो अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड में अलग अलग होगा, तो उस वजह से प्रॉपर्टी बदल जाएगी एक अमीनो एसिड की दूसरे अमीनो एसिड से, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो किसी भी अमीनो एसिड का अगर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किन ग्रुप्स पर डिपेंड करती है? तो 3 ग्रुप पर डिपेंड करती है, आर ग्रुप, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर। ठीक, और 2 अमीनो एसिड का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफर करता है वो आर ग्रुप की वजह से डिफर करता है, क्योंकि दोनों में ही अमीनो ग्रुप है, दोनों में ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो डिफर नहीं करेगी, तो डिफर करेगी उनके आर ग्रुप की वजह से, जो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी आपस में डिफर करेगी। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो भी अमीनो एसिड होते हैं उनमें जो 4 ग्रुप्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन को फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करता है एनसीईआरटी बुक, और नहीं भी करना चाहिए क्योंकि पैसिव होता है। बाकी ग्रुप के तुलना में ये लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव होता है। तो अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आर ग्रुप, ये 3 ग्रुप है जो किसी अमीनो एसिड के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, amino acids are of 3 types: acidic amino acid, basic amino acid and neutral amino acid। यानी जो अमीनो एसिड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कितने अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, इसके आधार पर उनका ये क्लासिफिकेशन है। अगर अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप की संख्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा है तो वो बेसिक अमीनो एसिड होगा, और यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या अमीनो ग्रुप से ज्यादा है तो वो एसिडिक अमीनो एसिड होगा, और यदि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों की संख्या बराबर है तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जो अमीनो ग्रुप होता है वो बेसिक प्रॉपर्टी दिखाता है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है। तो जाहिर सी बात है जब अमीनो ग्रुप ज्यादा होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तुलना में तो बेसिक प्रॉपर्टी दिखाएगी अमीनो एसिड, और यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है अमीनो ग्रुप कम है तो वो अमीनो एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। ठीक है, और यदि दोनों ग्रुप बराबर मात्रा में हैं तो ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी होगी ना तो बेसिक प्रॉपर्टी होगी, वो न्यूट्रल प्रॉपर्टी शो करेगा अमीनो एसिड। तो ये चीज का जिक्र एनसीईआरटी बुक में है, टाइप ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ऑन द बेसिस ऑफ number of amino and number of carboxylic groups in amino acid, they are of 3 types, 3 तरह के होते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि जो अमीनो ग्रुप होता है वो बेसिक प्रॉपर्टी दिखाता है, बेसिक नेचर होता है इसका, बेस एज अ बेस काम करता है NH2, और जो COH होता है वो एसिडिक नेचर दिखाता है, एसिडिक नेचर दिखाता है। ठीक है, बेस क्या होता है? जो प्रोटॉन लेता है, किसी सोल्यूशन में डालने पर प्रोटॉन ले लेता है, प्रोटॉन मतलब H+। तो यानी कि जो अमीनो ग्रुप होगा इट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? एसिड का प्रॉपर्टी क्या होती है? अमीनो ग्रुप की तो प्रॉपर्टी बता दिए, इट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन फ्रॉम सॉल्यूशन, H आयन लेता है और ये NH3+ बना देगा। यानी NH2, अगर ये NH2 है, ये ग्रुप है, तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होगी? ये प्रोटॉन खींच लेगा और ये प्रोटॉन ले करके H+ ले करके ये चेंज हो जाएगा NH3+ में, ये प्लस चार्ज अटेंड कर लेगा। ये बेस की प्रॉपर्टी होती है, इसके पास प्रोटॉन खींचने की क्षमता होती है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के पास, अगर आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो। फिलहाल यहाँ पर ये बात तो समझ में आ जा रही होगी कि अमीनो ग्रुप प्रोटॉन खींचने की क्षमता रखता है सोल्यूशन से और NH3 में कन्वर्ट हो जाता है। NH2 है, ये H+ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? NH3+ हो जाएगा। उसी तरह से जो
कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इट रिलीजेस प्रोटॉन, ये रिलीज करता है प्रोटॉन, इट रिलीज प्रोटॉन, यानी सॉल्यूशन में प्रोटॉन छोड़ता है। तो सॉल्यूशन में प्रोटॉन छोड़ता है मतलब इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा। देखिए कैसे, COOH ग्रुप है इसमें, ठीक, और COH ग्रुप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केमिस्ट्री में अगर फार्मूला देखें C डबल बॉन्ड O और ये क्या है OH, ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है ना। तो इसमें H आयन छोड़ देगा, तो ये जब H आयन छोड़ देगा, प्रोटॉन छोड़ देगा ये, तो ये क्या हो जाएगा COO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एसिड वह होता है जो प्रोटॉन छोड़ करके माइनस चार्ज अटेन कर लेता है, बेस वह होता है जो प्रोटॉन ले करके प्लस चार्ज अटेन कर लेता है। तो अमीनो ग्रुप देख रहे हैं प्लस चार्ज अटेन कर लिया, और एसिड ग्रुप जो है वो माइनस चार्ज अटेन कर लिया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अमीनो ग्रुप बेसिक ग्रुप क्यों है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक ग्रुप क्यों है, ये हमने आपको यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आते हैं, 3 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। इसमें एक होता है एसिडिक अमीनो एसिड, दूसरा होता है बेसिक अमीनो एसिड, और तीसरा होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। अब जो एसिडिक अमीनो एसिड होता है, अब जाहिर सी बात है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा अमीनो ग्रुप के रिस्पेक्ट में, यानी आप यहां लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ COH ग्रुप इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, कोई ऐसा अमीनो एसिड बताइए जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या अमीनो ग्रुप से ज्यादा होगी। तो ग्लूटामिक एसिड है, नाम याद करना पड़ेगा। तो ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड का नाम लिख लीजिएगा। ये जो ग्लूटामिक एसिड है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या ज्यादा होती है अमीनो ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ग्रेटर देन, ठीक है। अब ग्लूटामिक एसिड की जहां तक बात है, तो ग्लूटामिक एसिड में आप देखेंगे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कैसे, आइए देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये अल्फा कार्बन है, इससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो गया, इससे एक NH2 ग्रुप अटैच हो गया, इससे एक H अटैच हो गया, ये तो सभी अमीनो एसिड में होगा। अब इसके नीचे हमें R ग्रुप लटकाना है, तो इस R ग्रुप में अगर हम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा डाल दें तो टोटल 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएंगे और एक अमीनो ग्रुप हो जाएगा। तो हो गया कि नहीं ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो वो R ग्रुप डिसाइड करेगा ना कि एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा कि एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप आएगा। तो हमें R ग्रुप को ध्यान रखना है कि उसमें जो ग्रुप्स आ रहे हैं उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कि अमीनो ग्रुप है, उस आधार पर इस अमीनो एसिड का नेचर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो जाएगा। तो आप देखिए NH2 है, COH है, H है, और यहां पर अगर हम CH2 कर दें, ठीक है, और फिर CH2 कर दें और फिर COH कर दें, तो ये हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड में आप देख रहे हैं कि यहां पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या है वो ज्यादा है। आप देख रहे हैं यहां 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये और एक ये, ठीक है ना। और आपको मालूम है कि ये पूरा का पूरा ये R ग्रुप है, ये पूरा क्या है, ये R ग्रुप है। इस R ग्रुप, इतना बड़ा R ग्रुप है, और उसमें 2 का, इसमें एक R ग्रुप के अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि सभी अमीनो एसिड में होगा। ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप ग्लूटामिक एसिड में होगा, ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो सभी अमीनो एसिड में होगा, और ये हो गया अमीनो ग्रुप। तो एक अमीनो ग्रुप और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसका मतलब ग्लूटामिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप। तो ग्लूटामिक एसिड कैसा अमीनो एसिड हुआ, एसिडिक अमीनो एसिड हुआ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद एंजाइमोटिकनेस का स्ट्रक्चर यहां नहीं बनाया है, मतलब इस जगह जहां लिखा है ग्लूटामिक एसिड एक एसिडिक अमीनो एसिड है, आगे चल के जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिसाइड किया है तो मैं चेन में ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर दिखाया है, लेकिन वो भी स्ट्रक्चर गलत दिखा दिया है। वहां पर एक कार्बन और जोड़ दिया है R ग्रुप में, यानी CH2 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 फिर COH लिखा है, तो उस एक CH2 को आपको हटा देना है।
वो चित्र बनाने में गलती हो गई है, लेकिन इतनी बड़ी किताब का पूरे इंडिया में जिसको लोग पढ़ते हैं और बड़े बड़े टीचर्स उसको लिखते हैं, बावजूद इसके ये गलतियां क्यों रह जाती हैं, ये एज अ टीचर मैं भी समझ नहीं पाता। पढ़ाते समय कई बार होता है मुंह से कभी गलतियां निकल जाती हैं, हो सकता है दिमाग में वो नहीं चल रहा है, फ्लो में आदमी बोलता है, गलतियां हो सकती हैं, बट जैसे ही पता चले उसको सुधार दीजिए, रेक्टिफाई कर दीजिए। गलती हो गई है इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं है, इट स्लिप ऑफ टंग है। होता है ना, कई बार मैं मीथेन बोल रहा हूँ, मीथेन की जगह दिमाग में मीथेन है और कार्बन निकल गया मुंह से, मीथेन की जगह मैंने क्या बोल दिया, कार्बन। तो इस तरह की गलतियां हो सकती हैं, तो चलता है, बट इसको सही कर लेना चाहिए था। तो ये हो गया ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरा जो टाइप होता है बेसिक अमीनो एसिड। देखिए बेसिक अमीनो एसिड में ठीक उल्टा होगा, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेस होगा नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप के रिस्पेक्ट में। तो यहां लिख देंगे नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप, ठीक है ना, नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा संख्या किसकी होगी, अमीनो ग्रुप की होगी। तो अमीनो ग्रुप की संख्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा होती है। इसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में दिया है, लाइसिन। तो लाइसिन एक बेसिक अमीनो एसिड हुआ। लाइसिन कैसा अमीनो एसिड हुआ, बेसिक अमीनो एसिड हुआ। अब आइए जैसे लाइसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो लाइसिन का स्ट्रक्चर मैं यहां बना देता हूं। तो ये हो गया कार्बन, ये हो गया COH ग्रुप, ये हो गया NH2 ग्रुप, ये हो गया हाइड्रोजन। अब यहां आप लाइसिन बना रहे हैं, तो लाइसिन में अब R ग्रुप यहां बड़ा सा देंगे आप, तो CH2 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 CH2, 4 बार CH2 लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी बुक में लाइसिन का स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन किया है, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा मुझे कि ये बेसिक क्यों है, तो इसलिए बनाना पड़ेगा। और फिर अब इसके बाद एक NH2 यहां जोड़ दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि लाइसिन में कितने NH2 हो गए, 2। एक NH2 ये जो सभी अमीनो एसिड में होता है, और ये वाला NH2 सिर्फ लाइसिन में होता है, जो इस स्ट्रक्चर। तो ये R ग्रुप हो गया, इतना बड़ा सा R ग्रुप है, ठीक है। और इसमें ये जो अमीनो ग्रुप है और ये अमीनो ग्रुप है, 2 अमीनो ग्रुप है यहाँ पर, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो अमीनो नेचर यानी बेसिक नेचर इसका जो है वो ज्यादा हो गया, ठीक। तो ये बेसिक अमीनो एसिड हो गया। तो लाइसिन जो है वो बेसिक अमीनो एसिड है, दिस इज लाइसिन। ये लाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया बेटा, ठीक है। ये ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर यहां बना दिया। ग्लूटामिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लाइसिन में 2 अमीनो ग्रुप है। और एनसीईआरटी बुक में तो नहीं मेंशन किया है, लेकिन एग्जाम्स में एम्स का एग्जाम जब पहले होता था तो अलग होता था, अब तो नीट के थ्रू होता है। तो उसमें पूछा था कि मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड कौन है, उसमें आर्जिनिन का भी नाम था, लाइसिन का भी नाम था, तो वहां आंसर आर्जिनिन जाएगा। तो आर्जिनिन भी एक नाम आप लिख लेंगे, आर्जिनिन भी बेसिक अमीनो एसिड है, आर्जिनिन भी बेसिक अमीनो एसिड है, ठीक है। और ये बल्कि मोस्ट बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक कोई नेचर कोई दूसरा अमीनो एसिड नहीं दिखाता है, जो जब हम अल्फा अमीनो एसिड की बात करते हैं, ठीक है। तो आर्जिनिन इज मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड। तो आपके सामने बेसिक अमीनो एसिड के 2 एग्जांपल हो गए, लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है। तो यहां आपको ये चीज स्पष्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद अब सवाल यह है कि मोस्ट बेसिक क्यों हो गया बेटा। मोस्ट बेसिक इसलिए हो गया क्योंकि इसमें अमीनो ग्रुप की संख्या 2 से भी ज्यादा होती है। तो अब 2 से ज्यादा होती है तो इसका भी स्ट्रक्चर हो सकता है कि आपके दिमाग में चल रहा हो कि कैसा होता होगा, 2 से ज्यादा कैसे हो सकता है। तो वो सारा कुछ जो आपको चेंज करना है वो R ग्रुप में ही चेंज करना है, ये आप इसको ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मान लो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं आर्जिनिन का यहाँ पर, तो मान लो ये हो गया कार्बन, ये हो गया NH2, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए NH2 है, ये कार्बन है, ये COH हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर H हो गया। तो इतना तो सभी अमीनो एसिड में सेम होता है, R ग्रुप हम बनाना चाह रहे हैं, तो CH2 हो गया, CH2 हो गया और CH2 हो गया, बना दिया। 3 CH2, इसमें 4 CH2 था, यहाँ कितना किया, यहाँ पर 3 CH2 कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक NH लगा दिया, N और H। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा है बॉन्ड, एक इधर जुड़ा है बॉन्ड, एक बॉन्ड अभी और बना सकता है तो इधर बनवा दीजिए। और उससे फिर आप
कार्बन को जोड़ देंगे, ठीक है। और इस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक तो बॉन्ड इससे जुड़ गया, एक डबल बॉन्ड N कर दीजिए H और ये कर दीजिए NH2, ये हो गया आर्जिनिन, ठीक है। तो ये आर्जिनिन आप देखें कितना ज्यादा बेसिक है एकदम। आप देखो इसमें ये कार्बन नाइट्रोजन की माला पहना हुआ है, एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, एक चौथा नाइट्रोजन। इसमें कितने नाइट्रोजन है? 4। हर नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो समझ आ रहा होगा नाइट्रोजन के पास ये 2 3 4 5, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे लटके रहते हैं। ये किसी भी प्रोटॉन को खींच लेगा, प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट कर लेगा। इसीलिए तो अमीनो ग्रुप देखो प्रोटॉन को खींच ले रहा है, प्लस चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लटका हुआ है। तो समझ में आ गया। तो देखो लाइसिन में एक अमीनो ग्रुप है इधर और एक अमीनो ग्रुप है इधर, कितने अमीनो ग्रुप हो गए? 2। लेकिन आर्जिनिन में देखो ये अमीनो एसिड है, ये सॉरी अमीनो ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है, ठीक है। आपको ध्यान समझ में आ गया। प्लस ये N नाइट्रोजन यहां भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक नाइट्रोजन यहां भी है, एक नाइट्रोजन यहां भी है। तो अमीनो ग्रुप तो 2 ही है, इसमें भी 2 ही अमीनो ग्रुप है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन भी 2 है, इसमें नाइट्रोजन 1 2 3 4 है। तो बिकॉज इट कंटेन्स 4 नाइट्रोजन, 4 सेंटर्स हैं जहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लटका हुआ है, इसके पास 2 सेंटर्स हैं जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लटका हुआ है। तो ये ज्यादा बेसिक हुआ। आर्जिनिन इज मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड। एम्स का सवाल है बेटा, इसलिए बताना जरूरी था, ठीक है ना। तो ये हो गया कि बेसिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, तो लाइसिन एंड आर्जिनिन। एसिडिक अमीनो एसिड कौन होते हैं? ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात करते हैं। जो न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड, इसमें दोनों की संख्या बराबर होती है। मतलब आप कह सकते हैं जो न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं उसमें नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी अमीनो ग्रुप की संख्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या के बराबर होती है। यानी नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये ध्यान रखना है। तो अब आप बना दीजिए इसका स्ट्रक्चर। तो यहां पर आप दिखा दें कार्बन COH NH2 और H, ये तो सभी अमीनो एसिड में R ग्रुप आपको दिखाना है, ठीक है। जैसे ये R ग्रुप था, आप देख रहे हैं जो भी अंतर दिख रहा है आपको सिर्फ R ग्रुप के वजह से ही, ये ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन ये आपस में डिफर कर रहे हैं R ग्रुप की वजह से। अब देखो, अब इसमें जो R ग्रुप होगा उसको आपको कैसे लेके चलना होगा। यहां पर एक CH CH3 CH3, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये R ग्रुप हो गया, दिस इज R ग्रुप, ये इसको बोलते हैं वैलीन। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड का एग्जांपल क्या हो गया? वैलीन। तो वैलीन नाम का अमीनो एसिड आपने बना दिया। इसमें ये वैलीन, ये जो वैलीन मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड है, इसका ये R ग्रुप है। अब आप इसमें देखिए कि इस R ग्रुप में कहीं ना तो अमीनो ग्रुप है ना तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसके पास कुल मिलाकर के एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है। तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई अमीनो एसिड एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल किस आधार पर होता है कि उसके R ग्रुप को ध्यान दीजिए और उसमें देखिए कि क्या कोई एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक या अमीनो ग्रुप आया है कि नहीं। अगर आया है तो आप उसी आधार पर उसको एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड के रूप में मान्यता दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब R ग्रुप में कोई एरोमेटिक रिंग आ जाएगा, बेंजीन रिंग का नाम सुने हैं, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव, बेंजीन के डेरिवेटिव जैसे फिनॉल है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड है, ये तो नाम सुने होंगे आप लोग। तो जब कोई एरोमेटिक रिंग आ जाएगा तो उस अमीनो एसिड को बोल देंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड। क्या बोल देंगे? एरोमेटिक अमीनो एसिड कह देंगे। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड के कुछ एग्जांपल्स का नाम भी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, जैसे ट्रिप्टोफान है, ठीक है, फिनाइलएलेनिन है, टायरोसिन है, ये सब नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो एरोमेटिक अमीनो एसिड का नाम अगर पूछे तो एरोमेटिक अमीनो एसिड, जिसमें एरोमेटिक रिंग पाया जाता है, ठीक है ना। बेंजीन रिंग दिखेगा उसके अंदर, या बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव्स भी उस आर ग्रुप में होंगे। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड में आप लिख देंगे टायरोसिन, ठीक, टायरोसिन हो गया। फिनाइल एलेनिन लिख लेंगे, फिनाइल एलेनिन, ठीक। और ट्रिप्टोफैन भी आप लिख सकते हैं, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, PHAN। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, एरोमेटिक अमीनो एसिड के 3 एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में लिखे गए हैं। ट्रिप्टोफैन, मैं यहां साफ साफ लिखता हूं, आप फिर से देखिए, ट्रिप्टोफैन, ठीक। दूसरा है टायरोसिन, नाम याद कर लीजिएगा। और तीसरा है फिनाइल एलेनिन, ठीक है, फिनाइल एलेनिन। तो ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ये 3 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है, मतलब इसमें एरोमेटिक रिंग पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं फिनाइल एलेनिन, उसका स्ट्रक्चर क्या दिखा दें, देखो ये हो गया C, ये हो गया COH, ये हो गया NH2, ये हो गया H, ये तो सभी अमीनो एसिड होगा। अब यहाँ फिनाइल ग्रुप जोड़ देना है, देखो फिनाइल एलेनिन, एलेनिन का स्ट्रक्चर तुम जान चुके हो, एलेनिन में CH3 होता है, R ग्रुप में क्या होता है CH3। तो CH3 का एक हाइड्रोजन हटा करके वहां पर फिनाइल ग्रुप लेते आओ, ठीक है ना। तो ये हो गया CH2, एक हाइड्रोजन हटा दिया, और इस तरह से ये एलेनिन में यहां CH3 था बेटा, ये CH3 था, तो एक हाइड्रोजन हटाया और उसके जगह फिनाइल ग्रुप ले आया। फिनाइल ग्रुप बेंजीन रिंग, ये इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। तो फिनाइल ग्रुप आ गया, एक H हटा के फिनाइल ग्रुप लेते आए, तो R ग्रुप में, वेरिएबल ग्रुप में ये फिनाइल एलेनिन, ठीक है ना, ये फिनाइल ग्रुप आ गया। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया है, एरोमेटिक रिंग है यहाँ पर। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि अमीनो एसिड में जो अमीनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो आयनाइज हो जाता है सॉल्यूशन में डालने पर, और सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो डिसाइड करेगा कि इनमें आयनाइजेशन जो होगा वो किस तरीके से होगा, कि अमीनो ग्रुप आयनाइज होगा, कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आयनाइज होगा, कि दोनों ग्रुप आयनाइज होंगे। ये डिपेंड करेगा कि अमीनो एसिड को किस तरह के सॉल्यूशन में डाला गया है। किस तरह का मतलब कि उस सॉल्यूशन का पीएच क्या है। पीएच का मतलब कि उस सॉल्यूशन में पहले से हाइड्रोजन आयन कितने हैं, ज्यादा हैं कि कम हैं। पीएच क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बताता है। तो सॉल्यूशन का पीएच डिसाइड करेगा, यानी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा डिसाइड करेगी कि जो अमीनो एसिड हमने सॉल्यूशन में डाला है उसका कौन सा आयनिक फॉर्म आपको उस सॉल्यूशन में दिखेगा। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि अमीनो एसिड को जब आप किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन का कुछ तो पीएच होगा ही, कुछ तो हाइड्रोजन आयन होंगे ही। अगर सॉल्यूशन है तो पानी है उसके अंदर तो उसी हिसाब से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अमीनो एसिड के दिखेंगे, मतलब उनके आयनिक फॉर्म्स डिफरेंट दिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर। ये भी बात एनसीईआरटी बुक लिखती है। ठीक है, तो ड्यू टू आयनिक nature of NH2 group, ionizable nature of NH2 group and carboxylic group, NH2 group and carboxylic group, amino acid shows different structures in solution of different pH, solution of different pH। यानी अगर अलग अलग pH के सॉल्यूशन हैं, ठीक है, तो उसमें अमीनो एसिड अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जो अमीनो ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो आयनाइजेबल नेचर दिखाता है।
जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब किसी सॉल्यूशन में आप NH2 को डालेंगे एक सॉल्यूशन में, तो ये सॉल्यूशन से प्रोटॉन लेने की क्षमता रखता है, ठीक है। और अगर आप किसी सॉल्यूशन में COH ग्रुप को रखेंगे तो वो सॉल्यूशन को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। तो जब NH2 ग्रुप प्रोटॉन लेगा तो लेने के बाद ये किस में चेंज हो जाएगा, NH3+ में चेंज हो जाएगा, ठीक। और COH किस में चेंज हो जाएगा प्रोटॉन देने के बाद सॉल्यूशन को, CO- में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमने आपको पहले बताया है। अब ये सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है कि उसका pH क्या है। ऐसे समझिए कि अगर किसी सॉल्यूशन का pH जो है वो कम है, कम pH का मतलब हाइड्रोजन आयन की संख्या ज्यादा है। तो अगर सॉल्यूशन का pH लो है तो लो pH का मतलब pH 7 से कम है, pH 1 है, pH 2 है, pH 3, आपको मालूम है 1 से 7 मतलब 7 से कम pH रहता है तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा रहती है, प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा रहती है सॉल्यूशन में। न्यूट्रल अगर है pH 7, पानी का pH क्या होता है 7, यानी उसमें हाइड्रोजन आयन और H आयन और H आयन की मात्रा बराबर रहती है, ऐसा इमेजिन करिए। और अगर सॉल्यूशन का pH हाई है यानी 7 से ज्यादा है, pH हाई है, एल्कलाइन सॉल्यूशन है, तो हाई pH का मतलब होता है लेस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। pH लो है यानी मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जब सॉल्यूशन में H आयन कम है तो H आयन देगा सॉल्यूशन को, ठीक। और जब सॉल्यूशन में H आयन ज्यादा है तो ये लेगा H आयन सॉल्यूशन से। तो अमीनो ग्रुप क्या करता है, किसी सॉल्यूशन से H आयन को लेता है यदि सॉल्यूशन में H आयन ज्यादा है तो, ठीक। मतलब ज्यादा हो कम हो उसको उसकी परवाह नहीं है, वो लेगा ही H आयन, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप सॉल्यूशन को H आयन देगा, ठीक है। हाँ, देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी जब सॉल्यूशन में H आयन कम होगा, क्योंकि जब बहुत ज्यादा H आयन की भीड़ होगी तो उस भीड़ में अपने तरफ से भी भीड़ शामिल करना मुश्किल है, ठीक। तो इसलिए ये चित्र समझाया गया है कि अगर एक सॉल्यूशन में H आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो आसानी से दे देगा H आयन, लेकिन पहले भीड़ H आयन की ज्यादा है तो H आयन निकालने में उसको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बाकी H आयन तो रिपेल करेंगे ना उसके H आयन को। तो एक सॉल्यूशन में जितना कम H आयन होगा उतना आसानी से कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना H आयन दे देगा। इसीलिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप से H आयन किस सॉल्यूशन में ज्यादा आसानी से निकलेगा, जिसमें H आयन पहले से कम हो। कम हो मतलब pH ज्यादा। कितने लोगों को समझ में आया, ये क्लियर हो? तो अगर pH 7 से ज्यादा है तो वो बेहतर कंडीशन होगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हाइड्रोजन आयन देने के लिए। और अगर pH 7 से कम है यानी लो pH है तो इसका मतलब है अमीनो ग्रुप ऐसे सॉल्यूशन से हाइड्रोजन आयन लेने की कोशिश करेगा जहां बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन मौजूद है, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन मौजूद होंगे तो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन मौजूद होने का मतलब है कि आसानी से हाइड्रोजन आयन मिल जाएगा। तो वो ऐसे सॉल्यूशन में आसानी से H आयन ले लेगा जहां पहले से ही H आयन बहुत ज्यादा है, यानी जहां का pH बहुत ही कम है। कम pH का मतलब होता है मोर H आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री की हल्की सी जानकारी होनी चाहिए, बफर सॉल्यूशन, pH, ये सब अगर आप पढ़े हैं, लेकिन बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो यहाँ हम समझते हैं एक सॉल्यूशन 3 तरह का हम बनाते हैं, ऐसे समझिए। एक सॉल्यूशन हमने ये बनाया, दूसरा सॉल्यूशन ये बनाया और तीसरा सॉल्यूशन यहाँ बना दिया, ठीक है। इसको समझिए। और हमने अमीनो एसिड डाला NH2C, जनरल फार्मूला मैं लिख रहा हूँ HR और ये COH, ये जनरल फार्मूला है किसी अमीनो एसिड, जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला है किसी अमीनो एसिड का, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ जो सॉल्यूशन है, मान लेते हैं ये जो सॉल्यूशन है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल मतलब समझते होंगे जहाँ pH 7 है, यानी इसमें H आयन और OH आयन की मात्रा बराबर है। मान लेते हैं इसमें H+ 3 है ऐसे ही, और OH- भी 3 है। H आयन और OH आयन की मात्रा बराबर है। H आयन एसिडिक नेचर दिखाता है, OH आयन बेसिक नेचर दिखाता है। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तभी ना pH क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल pH यानी pH 7 है
यानी H आयन और OH आयन की मात्रा बराबर है, ऐसा कुछ दिमाग में इमेजिन करिएगा। ये केवल इमेजिनरी एक हाइपोथेटिकल एक कंडीशन में क्रिएट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर ये एक दूसरा सोल्यूशन हमने यहां लिया है, इसको मान लेते हैं ये एसिडिक सोल्यूशन है। ये एसिडिक सोल्यूशन है, ये न्यूट्रल सोल्यूशन था बेटा। एसिडिक सोल्यूशन का मतलब है कि पीएच जो है वो 7 से कम होगा इसका, ठीक है, यानी H आयन ज्यादा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर H आयन की मात्रा ज्यादा है और OH आयन की मात्रा क्या है, कम है, ठीक। यहाँ देख रहे हो एक H आयन यहाँ एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, 3 मान लो HOH हम यहाँ ले रहे हैं तो एक H आयन एक्स्ट्रा दिख रहा है, OH यहाँ कम है। तो ओवरऑल H आयन इज मोर, H आयन और OH आयन बराबर है, यहाँ OH आयन कम है, H आयन ज्यादा है। ये मतलब कुछ होता है एसिडिक सॉल्यूशन का। और बेसिक सॉल्यूशन में OH आयन बढ़ा दो, H आयन कम कर दो, यानी इस बेसिक सॉल्यूशन में H आयन की कमी होती है। तो बेसिक सॉल्यूशन है यहाँ pH ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। और यहाँ पर तुम ऐसे समझ लो कि H आयन यहाँ पर कम है, ठीक है, और OH आयन यहाँ पर ज्यादा है, OH आयन ज्यादा है, यानी OH आयन लड़ रहे हैं H आयन को लेने के लिए यहाँ H आयन लड़ रहे हैं OH आयन को लेने के लिए, क्योंकि H आयन ज्यादा है, क्योंकि तो अट्रैक्ट होंगे ना एक दूसरे की तरफ। तो दो ही OH है तो दो ही को तो मिलेगा, एक तो खाली नाश्ता रहेगा कि उसको तो कोई OH मिला ही नहीं, तो बहुत अनस्टेबल होगा वो तो सोल्यूशन में, तो उसको तुरंत कोई ना कोई बेस चाहिए होगा ना जुड़ने के लिए, या उसको कोई लेने वाला, उसको कोई सेटिस्फाई करने वाला। तो याद रखिएगा 3 H आयन 2 OH, यानी H आयन कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है, इसमें OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें H और OH आयन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। तो जब H आयन OH आयन की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो न्यूट्रल सॉल्यूशन, जब OH आयन की कंसंट्रेशन H आयन से ज्यादा होगी तो बेसिक सॉल्यूशन, और जब H आयन की कंसंट्रेशन OH आयन से ज्यादा होगी तो एसिडिक सॉल्यूशन। ये एक मोटा मोटा मतलब होता है एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन का, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जब pH 7 से कम है तो क्या ज्यादा है, H आयन, जब pH 7 से ज्यादा है तो क्या ज्यादा है, OH आयन, और जब न्यूट्रल सॉल्यूशन है यानी pH 7 है तो H आयन OH आयन की मात्रा बराबर। अब हम इन तीनों अलग अलग सॉल्यूशन में अगर अमीनो एसिड डालें तो उसका नेचर देखिए क्या होगा। अगर इसको हम इसमें डालते हैं इस सॉल्यूशन में, तो आप देखिए क्या होगा, इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये कार्बन है, ये COH है, ये NH2 है, ठीक है बेटा, ये H है और ये R है। अब आप देखो ये चाहेगा H आयन छोड़ना और ये चाहेगा H आयन लेना। आपको मालूम है कार्बोक्सिल ग्रुप प्रोटॉन छोड़ते हैं और अमीनो ग्रुप प्रोटॉन लेते हैं। अब इसमें क्या ज्यादा है, पहले ही प्रोटॉन ज्यादा है, अब इसमें पहले ही प्रोटॉन ज्यादा है, तो प्रोटॉन ज्यादा है तो लेना आसान होगा कि देना आसान होगा। आपको बताया थे कि जब प्रोटॉन की भीड़ ज्यादा होती है तो प्रोटॉन देना मुश्किल है बल्कि लेना आसान है, क्योंकि ये दोनों तो बेस को खोज लेंगे, ये इसको बेस को मिलेगा नहीं, तो इसको बेस के रूप में नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये इस नाइट्रोजन के पास चला जाएगा और नाइट्रोजन इसको ले लेगा तो हो जाएगा NH3+। तो यानी कि आप देखेंगे इसमें जो NH2 है वो किसमें, कौन से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3+। तो अमीनो एसिड को जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे जिसका pH 7 से कम होगा, यानी एक ऐसे सॉल्यूशन में जहां प्रोटॉन की भीड़ ज्यादा है, तो उस केस में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटॉन छोड़ना उसको मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें प्रोटॉन की भीड़ ज्यादा है, प्रोटॉन लेना आसान है, प्रोटॉन भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, भाई उनको भी एक बेस मिल गया, तो इसलिए अमीनो एसिड इसमें कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कैटायन मतलब एक ऐसा आयन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा NH3+ CHrCOH, जिसको बोलेंगे कैटायन फॉर्म में अमीनो एसिड एग्जिस्ट करेगा किस सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक। अच्छा, जब अमीनो एसिड को हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं प्रोटॉन की कमी है, तो जब वैसे ही प्रोटॉन की कमी, ये तीनों बेस ऑलरेडी लड़ रहे हैं दोनों प्रोटॉन को लेने के लिए, तो जो बाहर से जो अमीनो नाइट्रोजन आएगा उसको क्यों प्रोटॉन मिलेगा, बल्कि तो जो चीज की कमी उसकी पूर्ति की जाएगी, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप इसको अपना प्रोटॉन दे देगा। मतलब ऐसा समझो कि जब इसमें अमीनो एसिड डालेंगे, ठीक, COH, तो ये प्रोटॉन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा। प्रोटॉन
प्रोटॉन रिलीज करेगा तो ये जो OH आयन इसमें बहुत ज्यादा अनस्टेबल तो उनको प्रोटॉन मिल जाएगा। यानी अमीनो एसिड किसी सोल्यूशन को स्टेबल करने की कोशिश करता है। इसने क्या किया, ये सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन अनस्टेबल था। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज्यादा थे, तो अमीनो एसिड डालने से वो प्रोटॉन ले लिया तो सिस्टम स्टेबल हो गया। इसमें जब अमीनो एसिड डालेंगे तो यहाँ OH आयन ज्यादा थे, तो ये आयन छोड़ देगा जिससे कि बैलेंस हो जाए, यानी सिस्टम स्टेबल हो जाए। तो जैसे ही एक आयन छोड़ेगा तो COH क्या हो जाएगा, माइनस H छोड़ दिया COH, तो CO माइनस हो जाएगा। तो यहां पर अमीनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि अमीनो एसिड के आप दो आयनिक फॉर्म देख लिए, NH3+, ठीक है, ठीक है, और CHRCOH, ठीक है, और एक दूसरा आयनिक फॉर्म आपने देख लिया NH2CHRCOO-, ठीक है। ये जो फॉर्म एग्जिस्ट किया है ये बेसिक सॉल्यूशन में, ये जो फॉर्म एग्जिस्ट किया है वो एसिडिक सॉल्यूशन में। आपको ये बात तो समझ में आ रही है ना कि एसिडिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड कैटायन के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन जो होगा उसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे, तो प्रोटॉन की जब भीड़ ज्यादा होगी तो प्रोटॉन लेने की कोशिश करेगा अमीनो एसिड। तो प्रोटॉन लेने की क्षमता कार्बोक्सिलिक ग्रुप में नहीं होती, अमीनो ग्रुप में होती है, तो प्रोटॉन लेकर के NH2 से NH3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से जब हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहां पर OH आयन ज्यादा है, H आयन कम है, तो जब कम है तो लेगा कैसे, बल्कि OH आयन ज्यादा है तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए H आयन देगा। तो H आयन देने की क्षमता NH2 में नहीं होती, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होती है, तो H आयन दे दिया और खुद चेंज हो गया CO- में। तो यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एसिडिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर अमीनो एसिड को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाल दें जहां पर H आयन और OH आयन बराबर हैं, उनको अमीनो एसिड के आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, और अमीनो एसिड भी बहुत ही उसमें सरल महसूस करेगा कि उसके ऊपर प्रेशर नहीं है कि नहीं मुझे एनायन देना है, मुझे सॉरी H आयन देना है या मुझे H आयन लेना है, लेकिन उसकी टेंडेंसी, उसकी नेचर है सॉल्यूशन में डालने पर आयन में कन्वर्ट होता है। तो क्या करेगा कि जब इसको हम डालेंगे इस सॉल्यूशन में तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आदत के मुताबिक H आयन देगा, लेकिन इस H आयन को सॉल्यूशन में कोई OH आयन है नहीं लेने के लिए, तो यो जो H आयन छोड़ेगा उसको इसी का आयन ले लेगा। यानी एक हाथ से बॉल उछालिए, दूसरे हाथ में कैच कर लीजिए। कुछ इसी तरह की सिचुएशन आएगी इस सॉल्यूशन में। मतलब ये हुआ कि NH2CHR ये COH, ठीक। तो आदत के मुताबिक ये अपना H आयन तो दिया सॉल्यूशन में डालने पर, लेकिन इस H आयन को लेगा कौन, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा OH तो है नहीं लेने के लिए, सब अपने अपने H के साथ इंगेज्ड है। लेकिन इस N को तो H चाहिए, क्योंकि तो हमेशा लालच में रहता है H आयन हमको मिले, H आयन हमको मिले। तो ये जो H आयन छोड़ेगा वो इसको ये ले लेगा, NH2 ले लेगा, इसी का NH2 ले लेगा। अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो जब H आयन छोड़ेगा तो उसी अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप उस H आयन को ले लेगा उस सॉल्यूशन में, क्योंकि बाहर कोई लेने वाला है ही नहीं है, ये तो साफ आपको दिख रहा है। तो ये हो जाएगा H आयन छोड़ने के वजह से COO-, और ये इस H आयन को ले लेगा तो इस वजह से हो जाएगा NH3+। तो ये ऐसा आयन बना न्यूट्रल सॉल्यूशन में, यानी जिसका pH 7 के पास होता है, जिसमें कैटायन और एनायन दोनों पाए जाते हैं, जो दोनों रूप में उसमें देखे जाते हैं। तो कोई एक ऐसा आयन जिसमें प्लस चार्ज भी हो और माइनस चार्ज भी हो, उसको ज्विटर आयन कहते हैं। तो इसको ज्विटर आयन कहा जाता है। ज्विटर एक जर्मन शब्द है, जर्मनी में ज्विटर जर्मन वर्ड है और उसका मतलब होता है हाइब्रिड। तो ये एक हाइब्रिड आयन है, हाइब्रिड मतलब इसमें प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। तो ज्विटर का मतलब होता है हाइब्रिड। इसको एम्फोटेरिक आयन भी बोला जाता है। एम्फोटेरिक जानते हैं, जिसमें कैटायन की भी प्रॉपर्टी हो और एनायन की भी प्रॉपर्टी हो। तो एम्फोटेरिक आयन कहिए, हाइब्रिड आयन कहिए, ज्विटर आयन कहिए। तो इस तरीके से आपको एक तीसरा आयनिक फॉर्म भी मिल गया, NH3+, CHR और CO-। तो यहां पर आपने देखा
कि 3 आयनिक फॉर्म है, इसको बोल दिया कैटायनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, इसको बोल दिया एनायनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, और इसको बोल दिया ज्विटर आयन या हाइब्रिड आयन या एम्फोटेरिक आयन। और सच पूछिए तो अगर किसी अमीनो एसिड को इन तीनों में से किसी सॉल्यूशन में डाल दें तो ये तीनों आयनिक फॉर्म देखे जाएंगे, लेकिन कौन सा वाला फॉर्म ज्यादा होगा वो हमने यहां बताया है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि इसमें एनायन ज्यादा होगा बेसिक सॉल्यूशन में, तो एनायन बनेगा, तो खाली एनायन नहीं बनेगा, उसमें थोड़ा ये भी बन जाएगा, थोड़ा ये भी बन जाएगा, बट ज्यादा मात्रा किसकी रहेगी, इसकी रहेगी। तो इसलिए हमने वही वाला फॉर्म बनाया है। तो ये तीनों तरह के आयनिक फॉर्म तीनों तरह के सॉल्यूशन में दिखेंगे, बट बेसिक सॉल्यूशन में एनायन ज्यादा दिखेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन में ज्विटर आयन ज्यादा दिखेगा, और एसिडिक सॉल्यूशन में कैटायन ज्यादा दिखेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये तीनों आयनिक फॉर्म जो है वो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, वो लगातार चेंज होते रहते हैं, क्योंकि COH की आदत है H आयन देना, NH2 की आदत है H आयन लेना, तो ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब ओवरऑल जो फाइनल नेट जब आप बैठ के गिनेंगे तब जाके पता चलेगा अरे इसमें तो एनायनिक वाला फॉर्म ज्यादा है, इसमें तो ज्विटर आयन वाला फॉर्म ज्यादा है, इसमें तो कैटायनिक फॉर्म ज्यादा है। और ज्यादा क्यों इसमें कैटायन है, क्यों इसमें ज्विटर आयन, क्यों इसमें एनायन, वो हम मतलब आपको समझा चुके हैं। H आयन और OH आयन की जो मात्रा होगी उस सॉल्यूशन में वो डिसाइड करेगी कि हम कौन सा आयनिक फॉर्म ज्यादा रहने देंगे अपने अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अमीनो एसिड सॉल्यूशन में अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाता है और वो सॉल्यूशन के pH पर डिपेंड करता है।